हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल FY क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस मतलब होती हैं वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करती हैं, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे एनर्जी मिलती है हमको, तो वो हमारी लाइफ की मेंटेनेंस में हेल्प करती है। उसके बाद हम सिर्फ न्यूट्रिशन से ही एनर्जी नहीं ले पाते हैं, काफ़ी और प्रोसेसेस होती हैं जिसके कारण हम एनर्जी लेते हैं और फिर जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। हम अगर कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं, सोए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हर वक्त होती है। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई चोट लग गया है, उससे ठीक करने के लिए या हमारी ग्रोथ के लिए या हमारी बॉडी की कुछ काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें हमेशा एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हमेशा चलते रहते हैं। अब क्योंकि हमारी प्रोसेस हमेशा ये जो कंटिन्यू रहते हैं, तो ये प्रोसेस इमिडिएटली होते हैं, एक के बाद एक दूसरा प्रोसेस होता रहता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारे लाइफ प्रोसेस में, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि हम बाहर से रॉ मटेरियल का यूज़ करके अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करके उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे फिर एनर्जी का फॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन से। तो न्यूट्रिशन, और दूसरा है रेस्पिरेशन। तो जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ये चार होती हैं। सबसे पहली होती है न्यूट्रिशन, दूसरी होती है रेस्पिरेशन, तीसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट में एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, हम बाहर से कार्बन कंपाउंड वाले फूड लेके अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अब जो हमारी बॉडी में फूड आया है, वो फूड हमारी पूरी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, काम के लिए नहीं है। उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में सिर्फ इनहेल और एक्सहेल नहीं होता है। रेस्पिरेशन में हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है वो और फर्दर उस फूड को ब्रेक डाउन करके उसको वैसा बनाता है कि वो ब्लड में ऑब्जर्व हो पाए और ब्लड में जाके वो एनर्जी दे पाए। तो रेस्पिरेशन से पहले हम न्यूट्रिशन से फूड लेते हैं, वो फूड यूटिलाइज करने के लिए रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन से वो एनर्जी वाला जो फूड है, जो एनर्जी है, वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। और उसके बाद एक्सक्रीशन से जो उन रिएक्शंस में जो हमारा फूड बना है, उसमें जो रिएक्शंस हुई हैं, उनमें जो वेस्ट निकला है, वो एक्सक्रीशन से बाहर निकल जाता है। तो ये चार प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के। सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। अब प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप का होता है, मल्टीसेलुलर में अलग टाइप का होता है। उनकी कम्प्लेक्सिटी के बेस पे उनका फूड भी डिफरेंट होता है, जैसा उनका बॉडी है वैसा वो फूड लेते हैं। अब क्योंकि हमारे अर्थ में जो लाइफ है वो कार्बन कंपाउंड पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड है हमारी लाइफ अर्थ पे, इसलिए हमारे फूड भी कार्बन बेस्ड होते हैं। तो हम लोग जो न्यूट्रिशन अभी पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन में क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग का और प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपने आप वो फूड बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में जो अपने आप फूड बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में जो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉफिक में आते हैं प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं।
तो प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं और अपने आप, एक तो फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस जिससे वो अपने आप फूड बना सकते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है कीमोसिंथेटिक जिसको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। ये केमिकल्स का यूज़ करके फूड बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक दो टाइप का होता है, पहला होता है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये अपना फूड सल्फर केमिकल से बनाता है इसलिए इसको कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है डिकम्पोजर्स, दूसरा होता है पैरासाइटिक, तीसरा होता है होलोजोइक। तो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि फंगी वगैरह जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं वो डिकम्पोजर्स में आते हैं। पैरासाइटिक में वो आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं बिना उनको हार्म किए, उन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो उनसे अपना फूड लेते हैं बस। और होलोजोइक में होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करते हैं, 5 प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं उसको और फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को अपने अंदर नहीं लेते हैं, फूड बाहर ही अपने एंजाइम्स रिलीज करके उन फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो ये एंजाइम्स को बाहर फूड पे ही भेजते हैं, पहले फूड पे एंजाइम्स डालेंगे, रिलीज करेंगे, उसको कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एंजाइम को रिलीज करते हैं और उस फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपलर में तोड़ के फिर उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग जो सड़े गले चीज़ें होती हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और वो एंजाइम अपना रिलीज़ करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स पे। उसके बाद उन चीज़ों पे अपना एंजाइम रिलीज़ करके वो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उससे उसको सिंपलर में चेंज करते हैं और फिर उससे अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होते हैं डिकम्पोजर्स। दूसरे होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको बिना हार्म करे अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि लीच होता है या आप स्टमक में काफ़ी सारे कीड़े होते हैं जो अब हमको बिना हार्म करे, मॉस्किटोज हमको बिना हार्म करे बस ब्लड सक कर लेते हैं, वो अपना फूड ले लेते हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको बिना हार्म करे या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को बिना हार्म करे वो अपना फूड उनसे लेते हैं। तो ये होते हैं पैरासाइटिक। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। और उनसे ये अपना फूड लेते हैं। उसके बाद होता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, उसके बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन और उसके बाद होता है एसिमिलेशन एंड देन एक्सक्रीशन या फिर इजेशन। तो ये 5 स्टेप जिसमें होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, पहले अपना फूड अपने बॉडी में लेना, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना, उसके बाद उससे ऑब्जर्व करना, उस फूड से ऑब्जर्व करना उस फूड को ब्लड में, और उसके बाद एसिमिलेट करना, उसको ब्लड में लेके जाना। पहले तो वो फूड लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, फिर उसको ऑब्जर्व करना फूड को और उसको ब्लड में लेके जाना, उसके बाद जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करना। ये 5 स्टेप फॉलो करने वाले न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि फंगी वगैरह, ये
उन पे फूड पे अपना रिलीज़ करते हैं केमिकल या एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उनको बॉडी में नहीं लेते, वो बॉडी में तब लेंगे जब वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाएंगे। और जो होलोजोइक है वो फूड को ही अंदर लेते हैं, फिर उन एंजाइम्स का वर्क करवाते हैं और फिर वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है, फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, फिर एक्सक्रीट करते हैं। और जो पैरासाइटिक है वो फूड ही ऑब्जर्व फॉर्म, सिंपलर फॉर्म में ही फूड लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ब्लड के रूप में या और चीज़ों के रूप में जो वो फूड बनाते हैं उसी फूड को वो ले लेता है। तो ये ज़्यादा एंजाइम्स वगैरह का काम ज़्यादा नहीं करता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं 2 टाइप के, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। जो अपना फूड खुद ग्रीन जो होते हैं, फोटो मतलब फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं खुद से, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, जैसे कि प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा कीमोसिंथेटिक, यानी कीमो का मतलब होता है केमिकल, जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, तो वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसके बाद डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ये 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। हम इस चैप्टर में प्लांट्स का पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, उसके बाद होलोजोइक में पढ़ेंगे अमीबा और ह्यूमन बीइंग का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में जब फूड बनता है तो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स कैसे करते हैं, तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट की, उनके अंदर स्टोमेटा, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। अब इन दोनों का प्रेजेंस होगा सनलाइट का और क्लोरोफिल का, और बनेगा ग्लूकोज। उसके बाद ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में टूटता है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में टूटता है, और जो ऑक्सीजन है और वाटर है वो वेस्ट रिलीज हो जाता है। तो अब ये प्रोसेस होती क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा। दिन में जब सनलाइट होती है तो सनलाइट को वो ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल। तो सबसे पहले होता है ऑब्जर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल, ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट अब ये कौन कर रहा है ऑब्जर्प्शन, क्लोरोफिल, तो बाय क्लोरोफिल। ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया। अब ये सनलाइट जो है एक लाइट एनर्जी है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तोड़ते हैं। तो अब जो ये लाइट एनर्जी सनलाइट, क्योंकि इसने सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, अब लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या हुआ, पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑब्जर्व किया, अब जो ऑब्जर्व हुई है सनलाइट वो लाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया। अब केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया तो वो क्या करेगा, वो जो हमारे पास ये वाटर है ना H2O, तो इस वाटर को ये तोड़ देगा। स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो इसने क्या किया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। उसके बाद उस केमिकल एनर्जी के कारण क्या हुआ, जो वाटर है हमारा H2O वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब H2O में हमें हाइड्रोजन चाहिए था, इसलिए हमने उसको तोड़ा। तो सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑब्जर्व किया, जो सनलाइट ऑब्जर्व हुई वो लाइट एनर्जी थी, उसको हमने केमिकल एनर्जी में तोड़ा। अब जो ये केमिकल एनर्जी में टूटा है, इसके कारण क्या हुआ, जो वाटर है वो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब जब कभी भी किसी भी कंपाउंड में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा है वो हाइड्रोजन जाके CO2 में ऐड हो जाएगा। अब इधर क्या ऐड हुआ है हाइड्रोजन, तो इसलिए हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, और क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। अब क्या हुआ कि जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटा दो, इसने क्या किया, हाइड्रोजन जो है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऐड हो गया। अब क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो गया, तो जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई और वो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, जब CO2 में, CO2 क्या, ये कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का कंपाउंड हो गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होना, तो ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। क्या होता है, पहले प्लांट CO2 और H2O, अब ये CO2 और H2O आता कहाँ से है, H2O वो रूट से लेते हैं, पानी अपना रूट से लेते हैं वो, और CO2 ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से गैसेस लेना देना होता है। तो CO2 इनके पास आया, वाटर आया इनके पास। अब जब सनलाइट आई तो क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया, और जब ऑब्जर्व कर लिया तो उसने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी ने वाटर को स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट गए तो हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो गया, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया तो वो बन गया कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है। कार्बन और हाइड्रोजन का साथ में होना वो कंपाउंड कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, और वेस्ट में ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो गया। जो ऑक्सीजन का वेस्ट होता है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस तो हो गई। अब ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो आता कहाँ से है, तो ये कुछ सेल्स होते हैं प्लांट्स में, स्टोमेटा के, वो छोटे छोटे होल होते हैं, सॉरी छोटे छोटे स्मॉल होल की तरह से, छेद की तरह दिखते हैं वो स्ट्रक्चर। तो वो क्या होता है कि वो सेल्स के कारण ट्रांसपिरेशन हो पाता है। तो वो कैसे होते हैं, ऐसा एक छोटा सा होता है होल, इनके साइड में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं गार्ड सेल्स। तो ऐसे ये गार्ड सेल होते हैं। अब इनके यहाँ पे जो ये होल होता है ये दोनों सेम साइज के होते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इसकी यहाँ पे ये होता है स्टोमेटा का होल, जो स्टोमेटा होता है, और ये साइड में होते हैं गार्ड सेल्स। अब क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इस होल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये स्टोमेटा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं ये, और ये हेल्प करते हैं। इनके बंद होने में और खुलने के कारण जो है ट्रांसपिरेशन हो पाता है। तो क्या होता है कि जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होता है तो ये खुल जाते हैं होल्स, और जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो ये बंद हो जाते हैं। तो ये खुलते बंद कैसे होते हैं, इनके अंदर जब वाटर जाता है, इन सेल्स गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर जाता है तो ये फूल जाते हैं, और जब फूल जाते हैं तो यहाँ से ये होल ऐसा खुल जाता है, और फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो आ जाता है। और उसके बाद जब यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं। बंद क्यों होते हैं, ताकि जब पोर्स खुले रहेंगे तो वाटर की जाने की भी बढ़ जाती है चांसेस कि वाटर भी जाने लगेगा। तो इसलिए हमें वाटर को बचा के रखना है, इसलिए हम इस होल को जो है वो बंद रखते हैं। जब हमें काम नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम इस होल को बंद रखेंगे, नहीं तो वाटर भी हमारा रिलीज हो जाएगा।
अब ये प्रोसेस जो है स्टेम्स में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं, ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के होते हैं, मोस्टली लीव्स में होते हैं। ये जो प्रोसेस है मोस्टली लीव्स में होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। अब जब वाटर आ गया तो ये जो सेल है ये फूल गए और फूलने के कारण ये होल खुल गया और इन्होंने ट्रांसपिरेशन करी। बट अब जब ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, तो जो ये सेल्स हैं इनमें से वाटर रिलीज़ हो जाएगा और ये ऐसे श्रिंक हो जाएंगे और जो ये होल है वो बहुत हल्का सा से मतलब बंद ही हो जाएगा एक टाइप से। तो ये बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे और वाटर जो है इसके अंदर से निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। तो जब हमें ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत होती है तो ये स्टोमेटा जो है और ये है स्टोमेटा का पोर। तो जो वाटर जब अंदर जाता है तो ये स्वेलअप कर जाते हैं, जिसके कारण जो ये बीच का होल है वो खुल जाता है और ट्रांसपिरेशन हो जाती है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेना है या ऑक्सीजन देना है वो सब हो जाता है। और जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है तो ये होल्स बंद हो जाते हैं, नहीं तो वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा और फिर वाटर की तो हमें ज़रूरत है प्लांट्स को, इसलिए ये बंद हो जाते हैं होल और वाटर इसमें से रिलीज़ हो जाता है, श्रिंक कर जाते हैं और होल्स बंद हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की प्लांट्स में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपिरेशन से ले लेता है प्लांट्स, ऐसे होल से स्टोमेटा की प्रोसेस से, जो भी स्टोमेटा की ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब वाटर कैसे लेता है, वाटर वो लेता है रूट से, ओस्मोसिस की प्रोसेस से। तो वाटर वो लेता है रूट से। अब रूट से वो सिर्फ वाटर ही नहीं लेता है, रूट से वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, जैसे कि फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन। जो भी प्लांट्स को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स सॉइल से ही लेते हैं। तो सॉइल से वाटर भी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई, एक तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से हमको मिलती है एयर से, दूसरी हमको मिलती है रूट से वाटर। और फिर जब ये दोनों की प्रेजेंस होती है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होकर ग्लूकोज बनाती है जो प्लांट को ज़रूरत होता है। फिर ये ग्लूकोज बनने के बाद पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी न्यूट्रिशन कैसे लिया उसने, इन दोनों की हेल्प से। ये दोनों उनके इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिसकी हेल्प से इनकी प्रेजेंस में उसने ये ग्लूकोज बनाया और ये वेस्ट प्रोडक्ट निकला। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ज़ीरोफाइटिक प्लांट होते हैं। अब ज़ीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। फाइटिक का मतलब, जहाँ पे फाइटिक आता है उसका मतलब प्लांट, जीरो मतलब डेजर्ट। तो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं, अब उनके पास जो है वो क्या प्रोसेस करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं। रात में क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर वो दिन में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करेंगे तो उनका वाटर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा और वहाँ पे वाटर की बहुत कमी होती है। तो इन प्लांट्स को ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रोसेस है, वो रात में करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग रात में लेते हैं, वाटर भी इनके पास रात में रहता है, बट सनलाइट तो दिन में आएगी। तो ये प्रोसेस कैसे कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों का यूज़ करके, पहले इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वाटर ले लिया और इन दोनों का यूज़ करके ये एक इंटरमीडिएट बना देते हैं। जो मैलिक एसिड होता है ये एक इंटरमीडिएट बना देते हैं इन दोनों का यूज़ करके। उस इंटरमीडिएट का क्या होता है, वो इंटरमीडिएट रात में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लिया, अब उसको मिला के इन्होंने इंटरमीडिएट बना लिया। वो इंटरमीडिएट क्या करेगा, वो रात भर वैसे रहेगा और जैसे सनलाइट उसको दिन में मिलेगी ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो रात में ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वाटर से एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं मैलिक एसिड। उसको जब सनलाइट मिलती है तो क्लोरोफिल उस सनलाइट को ऑब्जर्व करके इस इंटरमीडिएट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रात में ही ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग दिन में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करेंगे तो उनका वाटर लॉस भी काफ़ी सारा हो जाएगा, इसलिए वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व करते हैं। अब जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, इनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज बना और ये वेस्ट निकला। तो ये प्रोसेस बहुत कंटिन्यूस है, बट इस केस में ये लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं, फिर जब सनलाइट आएगी तब ये आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स में होता है और नॉर्मल प्लांट्स में ऐसा होता है जब इनको सनलाइट मिली तभी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर देंगे जब इनको ज़रूरत होगी फूड की। तो ऐसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो गया। अब ह्यूमन या एनिमल्स में कैसे होता है, तो एनिमल्स क्योंकि हेटरोट्रॉफिक में आते हैं, तो एनिमल्स में कैसा होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा का। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है,
अमीबा का जो बॉडी है ये फिक्स शेप का नहीं होता है, तो ये क्या करता है, इसके पास जब इसको फूड मिलता है, एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक, जिसमें से कौन सा पढ़ रहे हैं, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो फूड है वो बॉडी के अंदर जाता है और वो फूड जो बॉडी के अंदर गया उस पर एंजाइम्स काम करते हैं और फिर वो फूड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अमीबा है, ये अमीबा है और यहाँ पे अमीबा का न्यूक्लियस है। तो ये अमीबा क्या करता है, जब इसके पास फूड आया तो ये क्या करता है, इसके सूडोपोडिया होते हैं जो वो उसको बाहर निकाल लेता है ऐसे, तो वो सूडोपोडिया को बाहर निकाल के क्या करेगा, उस फूड को कैप्चर करेगा। अब इसने क्या किया, इसके बाद इस फूड को कैप्चर कर लिया ऐसे, इसके पास ये फूड अंदर आ गया और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। अब ये जो फूड आया है अंदर, ये क्या करेगा, जो फूड इसने बॉडी के अंदर ले लिया, ये जो ऑर्गन्स ये निकालता है इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग। तो सूडोपोडिया होते हैं इसके जो फॉल्स लेग होते हैं, क्योंकि ये इसकी फिक्स तो बॉडी नहीं है, तो सूडोपोडिया कहीं बना सकता है, कहीं से भी ऑर्गन्स को निकाल कर सूडोपोडिया बना सकता है। तो ये सूडोपोडिया होता है, उसके कारण ये अपने फूड को कैप्चर कर लेता है और ये फूड यहाँ आ गया। अब ये फूड इसका फूड वैक्यूल में जाके डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन के बाद ये साइटोप्लाज्म में अपना सारा जो भी ऑब्जर्प्शन है वो कर लेगा और उसके बाद जो वेस्ट है वो इसी प्रोसेस से वापस से उसको एक्सक्रीट कर देगा। तो ये क्या करता है, ये वेस्ट, अब इसने इस फूड को ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे इसका फूड आ गया, उसने ऑब्जर्व किया, सब कुछ कर लिया फूड वैक्यूल में, उसके बाद वापस से ये फूड यहाँ आ जाएगा और उसके बाद ये फिर एक्सक्रीट कर देगा। तो सूडोपोडिया जो है वो ऐसे खुल जाएंगे और फिर यहाँ से सब फूड इसका रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है अमीबा की। सूडोपोडिया की हेल्प से जो फूड वैक्यूल है, फूड है, वो फूड जाता है फूड वैक्यूल में, अंदर चल जाता है। ये फूड ऐसे कैप्चर कर लेगा और ये फूड यहाँ आ जाएगा फूड वैक्यूल में। अब वो फूड अंदर आ गया, उसके बाद वो ऐसे पूरा उसका जो भी इसको ऑब्जर्प्शन करना है वो ऑब्जर्प्शन इसने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये फूड बाहर आ जाएगा और वो फूड रिलीज़ हो जाएगा, इस तरीके से इसका फूड रिलीज़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है होलोजोइक की। उसने फूड अपने अंदर लिया और उस पर एंजाइम्स ने काम किया उसके, और उसने ऑब्जर्व किया फूड को और उसके बाद फिर एक्सक्रीट कर देगा फूड को। तो ये अमीबा का प्रोसेस होता है। ऐसे पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम में सिलिया होते हैं उसके बॉडी पे, वो सिलिया क्या करते हैं, वो फूड को अपनी ओर खींचते हैं। वो फूड वाटर, जो सिलिया है वाटर में मूवमेंट करता है, उसके कारण जो फूड है वो उसके पास आता है। जो पैरामीशियम होता है उसके पास काफ़ी सारे सीलिएट होता है ना, वो काफ़ी सारे सीलिया होते हैं उसके ऊपर, जो सीलिया वाटर में मूवमेंट के कारण उस फूड को उसके माउथ के पास लेके आता है और उसके बाद वो वैसे ही ऑब्जर्प्शन करके उसको एक्सक्रीट करता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 पार्ट में होता है। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ह्यूमन की बॉडी है वो बाहर से फूड इनटेक करती है, इसलिए वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करती है। वो अपना एंजाइम बाहर फूड पे नहीं लेती है, वो फूड अंदर लेके उस पे एंजाइम्स का काम करती है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, ये होते हैं बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा कर देती है, तो वो कैटलिस्ट होती हैं। अब क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ हो रही है तो इसलिए बायोकैटलिस्ट बोलते हैं इनको, और इन बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिजम्स के लिए हम इसको एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये बायोकैटलिस्ट और एंजाइम्स एक ही चीज़ है जो हम लोग अपनी फूड को ऑब्जर्प्शन करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी फूड को। तो अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे जो डाइजेशन की हमारे न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ से फूड लेना, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना, उसको एसिमिलेट करना और फिर उसको एक्सक्रीट करना, हम पूरा उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बायोकैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं।
अब बायो कैटलिस्ट हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं, वैसे उस अमीबा के अंदर भी होते हैं बायो कैटलिस्ट जो उनका अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब ये हमारे ह्यूमन की बॉडी में कैसे हेल्प करता है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन ऑटोट्रॉफिक के अंदर। ऑटोट्रॉफिक के अंदर आता है कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें 5 स्टेप होती हैं। तो अमीबा का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन। तो कैसे होगा ये, अब सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो रास्ता जिधर से फूड ट्रेवल करते हुए ऑब्जर्व होता है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये बहुत नीचे हो जाएगा। तो ये है हमारा स्टमक। पेनक्रियास, तो ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले यहाँ पे होता है टंग, उसके बाद माउथ, ये है इसोफेगस, या इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद ये स्टमक, ये है लीवर, लीवर के अंदर है गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर, ये है पेनक्रियास, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, और यहाँ पे है एनस, ये है रेक्टम। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले है टंग, उसके बाद माउथ। अब हमारा जो फूड है वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ तक जाता है और कुछ अब्जॉर्प्शन होती हैं बीच में। अब वो कैसे होती हैं? सबसे पहले हमारा फूड आता है माउथ में। अब माउथ में हमारे पास होती हैं कुछ ग्लैंड। माउथ में हमारा जो फूड आता है इसके पास होती हैं ग्लैंड जो कि सेलेवरी ग्लैंड होती हैं। वो सिक्रेट करती हैं सेलेवरी अमाइलेज। वो सेलेवरी अमाइलेज क्या करता है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है। तो माउथ में होती है हमारी सेलेवरी अमाइलेज। तो क्या होता है? जो शुगर होता है, जो कम्प्लेक्स शुगर होता है, वो चेंज हो जाता है सिंपलर शुगर में। अब इस पे काम क्या कौन करता है? सेलेवरी अमाइलेज। तो सेलेवरी अमाइलेज क्या करती है? जो कम्प्लेक्स शुगर होता है उसको सिंपलर शुगर में तोड़ देती है। इसके बाद हमारा माउथ, यहाँ पे हमारे सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो उनके पास सेलेवरी अमाइलेज होता है, एंजाइम जो कि एक बायोकैटलिस्ट होता है, वो कम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। इसके बाद माउथ से हमारा फूड ट्रैवल करता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जो हमारा फूड ट्रैवल करता है उधर कोई न्यूट्रिशन नहीं होती है। ईसोफेगस में सिर्फ एक मूवमेंट होती है, ईसोफेगस में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या होती है? यहाँ पे फूड क्या होता है? जैसे ऊपर से फूड आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा फूड ट्रैवल करता है, एकदम से बहुत ज़्यादा फूड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक ये मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट में क्या होता है? जब फूड आगे ट्रैवल कर रहा है तो पीछे वाला पोर्शन बंद हो जाएगा, और वो फूड थोड़ा आगे ट्रैवल करेगा तो पीछे वाला बंद हो जाएगा और आगे वाला थोड़ा सा आएगा। फिर ये जैसे कि कंट्रैक्शन और फिर रिलैक्सेशन। सबसे पहले कंट्रैक्ट होगा फूड, फिर वो आगे पास करेगा। अब यहाँ पे फूड आ गया तो यहाँ पे कंट्रैक्ट होगा और वो फूड आगे पास करेगा। तो कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, इस प्रोसेस से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो होती है। अब जो फूड पाइप है हमारी ईसोफेगस है, वहाँ पे कोई न्यूट्रिशन, कोई भी अब्जॉर्प्शन या डाइजेशन नहीं हुआ कोई। उसके बाद जो फूड है वो स्टमक में आया। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होती है कुछ गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक के पास होती हैं गैस्ट्रिक जूसेस 3। सबसे पहली होती है HCl, उसके बाद होती है पेप्सिन, और उसके बाद म्यूकस। तो HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या काम करती है? HCl जो फूड है उसको उसमें जो HCl है वो 2 काम करता है। एक तो वो जो भी जर्म्स हम फूड ले रहे हैं या कोई भी बाहर का जर्म्स हमारे अंदर आ गया बॉडी में, उसको किल करने में हेल्प करता है। दूसरा काम होता है इसका कि पेप्सिन को एक्टिवेट करना। पेप्सिन जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, उस पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है HCl, एक्टिवेट पेप्सिन। अब इसने पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया। अब पेप्सिन क्या काम करता है? वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो अब पेप्सिन एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो HCl ने इसको एक्टिवेट कर दिया, पेप्सिन ने डाइजेस्ट कर लिया प्रोटीन को। अब म्यूकस का काम करता है। जो म्यूकस है वो, क्योंकि HCl अगर स्टमक के अंदर भरा हुआ है तो HCl हार्श होता है स्टमक के लिए, इसकी लाइनिंग के लिए हार्श होगा। तो उस HCl से
अपनी वॉल्स को, जो स्टमक की वॉल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो म्यूकस है उसकी एक लेयर बनी रहती है। तो जो म्यूकस है वो अपनी एक लेयर बना देता है जिससे वो HCl जो है वो उसको हार्म नहीं कर पाता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो 3 गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, सबसे पहले HCl, पेप्सिन, फिर म्यूकस। HCl पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है, पेप्सिन जो है वो डाइजेशन कर लेता है फूड का, और जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है HCl से स्टमक की लाइनिंग को। अब स्टमक के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड जाएगा वो तो उसके पास तो कुछ जूसेस होती हैं इंटेस्टाइन के पास जो कि उसका डाइजेशन करती हैं, बट जो लीवर है और पैनक्रियाज है ये दोनों भी कुछ ना कुछ सिक्रीशन करती हैं। लीवर और पैनक्रियाज दोनों ग्लैंड हैं, दोनों सिर्फ सिक्रीशन करती हैं, इनके पास कोई फूड ट्रैवल नहीं करता है। तो हमारा जो फूड है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, लीवर और पैनक्रियाज के पास कोई फूड ट्रैवल नहीं करता है, ये दोनों सिर्फ सिक्रीशन करती हैं, ग्लैंड्स हैं। उसके बाद तो लीवर जो है उसके पास क्या जूसेस, लीवर के पास होती हैं बाइल जूसेस। अब ये बाइल जूसेस क्या होती हैं? बाइल जूस 2 काम करती है। सबसे बाइल जूस और बाइल सोल्ट्स होते हैं लीवर के पास। जो बाइल जूसेस होती हैं या बाइल सोल्ट्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? अब क्योंकि स्टमक में HCl है तो उसने फूड को एसिडिक बना दिया, HCl ने फूड को एसिडिक बना दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड जो है वो रह नहीं पाएगा, तो फूड को सबसे पहले बाइल जूस क्या करती है? अल्कलाइन बनाती है। तो HCl ने फूड को एसिडिक बना दिया, तो बाइल जूस ने क्या किया? उस फूड को अल्कलाइन बनाया ताकि हमारी बॉडी के या स्मॉल इंटेस्टाइन के हिसाब से वो बन जाए। उसके बाद दूसरा काम करता है ये, एक तो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। तो ये क्या काम करता है? सबसे पहले इसने अल्कलाइन बनाया फूड को बाइल जूसेस ने, और बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? वो इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का। इमल्सिफिकेशन तो लीवर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दोनों रिलीज करता है। बाइल जूसेस क्या करती हैं? उस फूड को अल्कलाइन कर देंगी एसिडिक से, और बाइल सॉल्ट्स क्या करती हैं? उस फैट का जो भी फैट फूड में है उसका इमल्सिफिकेशन करेंगी। इमल्सिफिकेशन यानी कि जो कम्प्लेक्स बड़े बड़े जो फैट होते हैं या जो बड़े बड़े फैट होते हैं उसको छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देती है ताकि उसका डाइजेशन आसानी से जाए। तो ये क्या करती है? इमल्सिफिकेशन कर देती हैं, बड़े बड़े फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देती है। तो 2 काम करते हैं लीवर, एक तो बाइल जूसेस बनाता है जिससे कि जो फूड है अल्कलाइन में हो जाता है और कन्वर्ट, और जो सॉल्ट है वो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ देते हैं। इसके बाद पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के पास क्या होता है? पैनक्रियाज के पास कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस होती हैं। अब वो जूसेस क्या होती हैं? पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो इसके पास होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाज के पास होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन, अब थोड़ा सा जो डाइजेशन है प्रोटीन का वो तो पेप्सिन ने कर दिया स्टमक में, बट जो कुछ प्रोटीन बच जाता है उसका डाइजेशन करता है पैनक्रियाज का ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है, जो थोड़ा सा या आगे जो भी प्रोटीन बच गया है जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको फर्दर डाइजेस्ट करने का काम करता है ट्रिप्सिन। और जो लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन करता है। बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया था? इमल्सिफिकेशन कर दिया था फैट का, जो बड़े बड़े फैट थे उनको छोटे छोटे में तोड़ दिया, और लाइपेज जो पैनक्रियाज रिलीज करता है वो क्या करता है? उस फैट को डाइजेस्ट कर लेता है। इसके बाद जो फूड है, अब लीवर ने अपना सिक्रीशन कर दिया बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट, और पैनक्रियाज ने ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों का सिक्रीशन कर दिया। अब ये फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी कुछ इंटेस्टिनल जूसेस होती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ इंटेस्टिनल जूसेस होती हैं। वो जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा
जो भी फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन का एक प्लेस होता है। यहाँ पे जो भी फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जितने भी फैट होते हैं फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो फैट है वो फैटी एसिड्स में या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उसके बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले फैट्स जो भी होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जितने भी प्रोटीन्स हैं ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, फैट्स, फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं विलाई। वो प्रोजेक्शंस क्या काम करती हैं, वो ऐसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उस पर ऐसा फिंगर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे। वो क्या करते हैं, ये जो भी फूड है, अब जो फूड बन गया है, जो डाइजेस्ट हो गया है, उसको ऑब्जर्व करने का काम करती हैं। इनके पास होते हैं ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फूड डाइजेस्ट ऑब्जर्व करके वो ब्लड में लेके जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, विलाई बोलते हैं इनको। ये छोटे छोटे फिंगर्स की जैसे प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये क्या काम करती हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। अगर ये सिंपल फ्लैट रहेंगी तो थोड़ा कम इनका ऑब्जर्प्शन कब रहेगा, और ये ऐसे स्ट्रक्चर के कारण इनका जो ऑब्जर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये इनके पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फूड को ऑब्जर्व करके ब्लड में लेके जाती हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सारा कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद ये फूड को ऑब्जर्व कर लेंगे और ब्लड में लेके जाएंगे, इनको बोलते हैं विलाई। इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है थोड़ा बहुत। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे जो भी वेस्ट फूड है वो आगे पास करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया लार्ज इंटेस्टाइन में, ये थोड़ा बहुत वाटर का ऑब्जर्प्शन करेगा और जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको रिलीज़ कर देगा, ये रेक्टम के पास लेके जाएगा। अब रेक्टम के पास जो फूड जाता है वो फूड रेक्टम के पास रहता है, और एनस के पास होते हैं कुछ एनल स्फिंक्टर। तो जो एनस होता है उसके पास होते हैं एनल स्फिंक्टर। एनस के पास होता है एनल स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर क्या होती हैं, ये इनके ये खोलने और बंद करने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर फूड यहाँ पे है तो ये जब फूड यहाँ पूरा भर जाएगा तो ये एनल स्फिंक्टर खुलेगी और फूड पास कर पाएगा। यही स्फिंक्टर्स होती हैं यहाँ पे, हमारे स्टमक की यहाँ पे भी होती है। ये क्या काम करती है, जो फूड इसोफेगस से स्टमक में आ गया वो फूड को स्टमक जो है ये स्फिंक्टर इसको बंद कर देगा ताकि स्टमक से फूड इसोफेगस में वापस ना जा पाए। उसके बाद जब फूड आना होगा ऊपर से नीचे तो ये खुलेगी और फिर नीचे जाके बंद हो जाएगी ताकि फूड उल्टा ना जाए। और फिर वैसे ही यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में भी स्फिंक्टर होता है जो कि फूड को ऊपर उल्टा जाने में हेल्प रोकता है। फूड नीचे पास कर गया और फिर वो बंद हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हर जगह पे होता है। एनस में भी यहाँ पे होता है एनल स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है, रेक्टम में फूड आ गया, जो भी वेस्ट है वो रेक्टम में आ गया, वो वेस्ट क्या करेगा यहाँ पे जब तक वो नहीं होगा, मतलब आपको जब तक सिग्नल नहीं आएगा कि फूड को रिलीज़ करना है तब तक स्फिंक्टर खुलेगा नहीं, और स्फिंक्टर खुलता है तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले अब जो हमारा डाइजेशन है वो क्या हुआ, सबसे पहले माउथ में आया फूड, जितना भी शुगर है या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सेलेवरी अमाइलेज के कारण सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो गया।
हमारा इसोफेगस जो फूड पाइप होता है वो क्या करता है, वो कोई डाइजेशन नहीं करता, वो सिर्फ एक मूवमेंट करता है जिससे फूड ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, फूड जो इसोफेगस की वॉल्स हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती है जिससे फूड आगे पास होता है। उसके बाद स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या काम करती है, पेप्सिन को एक्टिवेट करती है ताकि पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर पाए प्रोटीन को। म्यूकस क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है सेल को, जो वॉल है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब लीवर जो है वो बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स बनाता है। बाइल जूसेस क्या काम करती हैं, जो भी फूड है स्टमक में वो एसिडिक हो गया है क्योंकि HCl है वहाँ पे, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम होता है बाइल जूसेस का। और बाइल सॉल्ट्स क्या करती हैं, इमल्सिफिकेशन करती हैं फैट का। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल में तोड़ना, ये इमल्सिफिकेशन होता है। पैनक्रियाज क्या करती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज का सिक्रेशन करती है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को आगे फर्दर डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है जो इमल्सिफाई हो गए फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब फैटी एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फॉर्म होती है ये हमारे ब्लड में जाके ऑब्जर्व होने वाली फॉर्म होती है, ये पूरी डाइजेस्टेड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे जो फूड है हमारा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया और जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिलीज हो गया। अब इसके बाद होता है हमारा फूड का ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में बड़ी होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में बड़ी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में छोटी होती है। जो कार्निवोरस होते हैं उनके पास छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास बहुत लार्ज इंटेस्टाइन जो लंबी होती है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को वैसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि वो कंप्रेस्ड करके छोटी से एरिया में रखी जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है फैल के रहती है, बड़ी एरिया में रहती है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है क्योंकि ये फोल्डेड है इसलिए वो छोटी दिखती है, बट इसकी लेंथ ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोरस के अंदर बड़ा होता है क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। अब प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा बना रखा होता है ताकि थोड़ा टाइम ले सके वो डाइजेशन करने में। और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं एनिमल सेल जो इतना हार्ड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल, तो एनिमल सेल खाना या डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, तो इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा या नॉर्मल साइज़ का रहता है। और प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स यानी कि हर्बीवोरस का इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है जिससे कि वो उसको आराम से टाइम लेके डाइजेस्ट कर पाएँ। अब ये होता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है, इसका पहले काम होता होगा इसलिए था बट अब कोई इसका काम नहीं है। अपेंडिक्स एक वेस्ट है, कोई एक वेस्ट ऑर्गन है जिसको कि अगर कोई यूज़ नहीं है तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इसको हटा भी देते हैं। तो ये होता है एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले माउथ से इसोफेगस, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रिलीज हो जाता है फूड। तो ऐसे हमारा ह्यूमन में डाइजेशन होता है। अब जो फूड है विलाई ने उसको ले लिया फूड लेने के बाद जो विलाई है वो क्या करता है ब्लड में लेके जाता है फूड को। अब वो फूड तो हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब उसको यूज़ करने के लिए हमको एनर्जी वो यूटिलाइज हमने कर लिया, बट उससे अब हमें एनर्जी चाहिए क्योंकि हमारा गोल क्या है फूड लेने का, एनर्जी बनाना। तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं उस फूड को, अब हमारा फूड तो हमारे पास है, अब उससे हमें बनानी है एनर्जी। तो हम एनर्जी कैसे बनाएंगे, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जब इनहेल हुआ वो ऑक्सीजन किसके साथ ऐड होगा, वो फूड के साथ जाके फूड को और फर्दर डिवाइड करता है या ब्रेक डाउन करता है और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो ग्लूकोज है हमारा उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाती है और एक्सक्रीशन से रिलीज हो जाते हैं जो वेस्ट होता है। तो ये है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारा टंग से स्टार्ट हुआ या माउथ से स्टार्ट हुआ और एनएस तक होता है। ये हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस। क्यों ज़रूरी है लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, कोई प्रॉब्लम से, कोई ब्रेकडाउन से रिकवर करने के लिए हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए हमें कुछ लाइफ की प्रोसेस हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है या हमें वो काम करने में हेल्प होता है। चाहे हमें कोई काम करें या ना करें, हमें एनर्जी की हमेशा ज़रूरत होती है, हमेशा मेंटेनेंस को हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है। तो मेंटेनेंस की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन के बाद
हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, कैसे हम न्यूट्रिशन करके अपना पहला स्टेप लाइफ प्रोसेस का जो पहला पार्ट है वो हम करते हैं। तो न्यूट्रिशन से हम अपना फूड लेके डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करना, ऑब्टेन करना फूड को और उसको यूटिलाइज़ करना न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन हमने किया, फूड ऑब्टेन किया और उसको यूटिलाइज़ किया। प्लांट्स में भी फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस से। उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, जो अमीबा में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से हम देखेंगे कैसे जो हमारे पास फूड है वो फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और उसमें देखेंगे कि कैसे हमारा फूड जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।